देखिए मिस्टर हुसैन, लेक्चर यस का लेक्चर का एजेंडा देखिए। आइसोथर्मल प्रोसेस स्टडी करेंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे। आइसोकोरिक स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। आइसोबारिक करेंगे, ये एक रिजल्ट हमारा रहता है, इसको डिराइव करेंगे। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सिर्फ एक चीज और यहाँ नोट कर लीजिए कि जो सीपी और सीवी है वो मोलर है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? यस सर। समझ गए। सर जैसे आप 10th में करते हैं ना, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, तो ये सी का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो मास के साथ सी होती है, इसको आप बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर ये वाला जो सी है, उसके जो यूनिट्स हैं वो हैं जूल पर केजी पर केल्विन। हमारा ये वाला जो सी है, याद रखिए, ये वाला जो सी है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इसमें जो यूनिट्स हैं वो हैं जूल पर मोल केल्विन। मेरी बात नहीं समझ आ रही सर? यस सर। समझ गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैसे तो अगर आप फिजिक्स क्रिटिकली करते हैं तो आपको ये याद रहना चाहिए कि इसके यूनिट, इसके यूनिट और इसके यूनिट, यूनिट मैच करने चाहिए। सिराज जी ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, ठीक है। तो एक और चीज जो कि डेफिनेशन है, जो समझाने की जरूरत नहीं है, बाय डेफिनेशन गामा सीपी बाय सीवी होता है। गामा बहुत यूज होता है, इसका मतलब होता है सीपी बाय सीवी। हुसैन जी को डाउट? नो सर। उसके बाद आएंगे सर एडियाबैटिक प्रोसेस में, उसमें भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे आपने क्लास 10th में एक रिजल्ट किया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, याद है? यस सर। ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आप जो आइडियल गैस इक्वेशन आप बोलते हैं। एक और इक्वेशन आपको बताई जाएगी, पीवी रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। तो समझ गए। तो गुड न्यूज फॉर यू इज कि पीवी रेस टू पावर गामा की डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ये रिजल्ट आपको दिया जा रहा है एज अ गिफ्ट। हुसैन जी कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। जैसे कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपको गिफ्ट में दिया गया है, ये पीवी रेस टू पावर गामा आपके, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने डेरिवेशन की हुई है। आप अगर उत्सुक हैं कि यार कैसे होगा, तो वो डेरिवेशन भी आपको मिल जाएगी, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ज्यादा यूज होगी और ये सिलेबस में नहीं है, बट ये रिजल्ट है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और उसके बाद ये एडियाबैटिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, पीवी गामा। इसी से ये दो रिजल्ट भी निकाले जा सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो समझ गए। वो भी मैंने किया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर वो सारा मैथमेटिक्स आप इग्नोर करना चाहते हैं, ये पीवी गामा कांस्टेंट, इसकी डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन, ये सब डेरिवेशन आप इग्नोर करना चाहते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑफ कोर्स ये जो 3 एडियाबैटिक इक्वेशंस हैं ये आपको याद होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? यस सर। समझ गए सर। आपको ये पता होना चाहिए कि जब एडियाबैटिक इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन लग जाती है। सर एजेंडा समझ आया कि नहीं आया? तो समझ गए। समझा सर। तो एज प्रॉमिस्ड ये पीडीएफ है, इसमें सारा सामान आपको मिल जाएगा। तो एक एक करके डेरिवेशन में आपको बताता हूँ, जो आपको नहीं समझ आएगा वहीं पर रोकिए। सबसे पहले तो छोटी छोटी सी बातें, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है हुसैन जी? आइसोथर्मल जहां पर प्रेशर का चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट है। शाबाश। जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। चिराग, ये लड़का ठीक कह रहा है गलत कह रहा है? यस सर, ठीक कह रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये देखो, ये No जो change in थर्मल है ना, temperature. ये टेम्परेचर है हुसैन। ये जो थर्मल यस है ना, सर। ये टेम्परेचर। अच्छा,
एक बढ़िया चीज आपको जो हमेशा याद रखनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी आप भटके हमेशा याद रखिए कि ये सारा जो भी डेरिवेशन होगी, ये बड़ी अच्छी इंसाइट है, ये सारी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। हमेशा याद रखिए, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ देखेंगे तो अब दुखी हो जाएंगे कि पता नहीं कहाँ से चूहा निकला और किस बिल में चला गया। हमेशा याद रखिए कि जितनी भी कंडीशंस हैं, ये सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव की जा रही है। चिराग जी समझ नहीं आया? सर समझ आया। सो फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्मल जब आप करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। हुसैन जी ठीक बात है? जी सर। मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 0 होगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? हाँ सर। सर समझ आया। सेकंड जब आप करेंगे आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस हुसैन जी क्या होता है? आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। डेल्टा V जो है वो 0 होगा। तीसरा जो आप प्रोसेस करेंगे वो है आइसोबारिक। यस उसमें क्या होता है हुसैन जी? सर, कांस्टेंट प्रेशर। शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब जो डेल्टा P है वो 0 होगा। सिराज जी एडियाबैटिक क्या होता है? सर मतलब there is no exchange of energy between system and surrounding. बहुत बढ़िया। मतलब सिस्टम जब स्टेट A से स्टेट B में जाएगा तो हीट एडेड जो है वो 0 होगी। हुसैन जी कंफ्यूज हो गए? नहीं सर, समझा। अब ऐसे मान लीजिए यार, वो जैसे आपका वो हमने किया ना, थर्मस किया था, आइस बॉक्स किया था। आइस बॉक्स तो अभी यूज ही नहीं होता तो पता नहीं होगा, थर्मस तो पता है। हुसैन जी आइस बॉक्स पता क्या होता? यस सर। आपने क्या देखा? सर मतलब जो ऐसा थर्मस फ्लास्क जैसा ही रहता है, खाली उसमें अगर किसी चीज को ठंडा रखना है तो आइस डाल सकते हैं सर। आपने कभी देखा है क्या आइस बॉक्स? यस सर। कहाँ देखा आपने? घर पे है एक छोटा सा आइस बॉक्स। राजी आपने कभी देखा आइस बॉक्स? Yes sir. मैं छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अभी तो आप हर घर में रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं। तो मैं जब छोटा था, छोटा मतलब मैं वाज इन 6th और 7th क्लास, तो जो रेफ्रिजरेटर है वो इतना कॉमन नहीं होता था। सो देयर यूज्ड टू बी दिस थर्मोकोल का बॉक्स। थर्मोकोल समझते हैं? यस सर। Yes sir. तो थर्मोकोल का बॉक्स होता था, क्योंकि हर जगह रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, तो थर्मोकोल का बॉक्स होता था। एंड तो आप जब मार्केट में जाते थे, यू कुड बाय सम आइस, जैसे आप आइस उसमें रख देते थे। और फिर आपने जो भी फ्रूट वगैरह रखना है, या आपने दूध रखना है या दही रखना है, तो इस आइस बॉक्स में आप रखते थे। दिस आइस बॉक्स यूज्ड टू बी इन द किचन। चिराजी समझ नहीं आया? सर समझ आया। तो आइडियाबैटिक होता है यार ये आइस बॉक्स की तरह। आइस बॉक्स का मतलब इसमें जो हीट है, जो इन और आउट है, वो 0 होगी। हुसैन जी क्लियर है? जी सर। आप हीट जो है वो अंदर बाहर जा नहीं सकती। बट प्लीज एक बात याद रखिए, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही डाला जा रहा है। नहीं समझ में आया? समझ समझा आया। सर। जब भी आप कंफ्यूज हो हमेशा याद रखिए कि आइसोथर्मल का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइसोकोरिक का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइसोबारिक का क्या कंसेप्ट, क्या फर्क पड़ेगा, एडियाबैटिक का क्या कंसेप्ट पड़ेगा क्या फर्क पड़ेगा। जैसे बड़ी सिंपल सी चीज है, आप एडियाबैटिक में कह रहे हैं कि हीट जो है वो ना आ सकती है ना जा सकती है, तो यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा हुसैन? थोड़ा दिमाग सर लगा यहाँ के। पे Q 0 हो जाएगा। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W हो जाएगा। फिर लड़का ठीक है ना? Yes sir. बहुत बढ़िया। तो हुसैन जी फिर ये भी बता दीजिए आइसोबारिक में क्या होगा? आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो
W is equal to 0. प्रेशर चेंज इन प्रेशर जीरो है, प्रेशर जीरो नहीं है, नहीं समझ में आया। हाँ सर समझा। चिराग जी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. तो उसका जो वो वर्क को CP हम आ जाएगा ना उसमें। हाँ वी वर्क को हम PdV बोलते थे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा dV, और ये चेंज इन प्रेशर जो है वो हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल, विच विल बी इक्वल टू योर गुड ओल्ड P डेल्टा V। नहीं समझ में आया? तो समझ समझा आया। सर, हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। यार आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट है, उसका मतलब ये नहीं होता कि प्रेशर जीरो है। नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो उस केस में सिर्फ ये होता है कि जो वर्क है वो हमारा स्वीट P डेल्टा V बन जाता है, बस यही है और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जब आप आइसोकोरिक में आते हैं तो क्या होगा हुसैन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? सर Q is equal to delta U. शाबाश। तो आप बेसिकली कहना चाहते हैं कि जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा, हाँ सर। तो जो Q है वो डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। चिराग जी आप थोड़ा बताइए, डेल्टा T जब जीरो है तो आइसोथर्मल पे क्या होगा? सर वो जो डेल्टा U है वो 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल एनर्जी। शाबाश शाबाश। हुसैन आपको समझ आ रहा है ये लड़के ने क्या बोला? सर समझा। क्या बोला उसने? जो इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा टेम्परेचर के ऊपर मतलब डिपेंडेंट रहता है। अगर टेम्परेचर शाबाश डेल्टा T शाबाश। है तो फिर इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने किया था ना, यस सर। ये आपने निकाला था, पर मोल निकाला था और वो सब जब निकाला था, तो उसी में आपने डिक्लेयर कर दिया था कि सर हमारा जो U है, इंटरनल एनर्जी है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और जो Q है वो किसके इक्वल हो जाएगा? W के। नहीं समझ में आया? तो समझा समझ सर। आया। सो दिस इज इन ब्रीफ 10 मिनट में। आप जब भी कंफ्यूज होंगे तो 10 मिनट में आप 4 प्रोसेसेस लिख के उसके सामने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख के बेसिक लॉजिक से आप सॉर्ट ऑफ एक जिस्ट बना सकते हैं कि प्रोसेसेस में हो क्या रहा है। और जो मैथ्स है, आपको एक बार जिस्ट समझ आ जाती है तो मैथ समझना और आसान हो जाता है। तो पहला प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ये मैं आपको सिर्फ यहाँ ये करने, दो प्रोसेस मैंने आपको दिखाए हैं। एक तो आइस मेल्ट हो रही है, जब आइस मेल्ट होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हुसैन इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर। और दूसरा, ऐसा मान लीजिए कि आपका जो एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं वो एक वाटर बाथ में कर रहे हैं। जब आप वाटर बाथ में करते हैं तो इसके अंदर जो हीट है, ऐसे मान लीजिए, और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं, एंड देयर इज अ वेरी बिग कंटेनर ऑफ वाटर। इसकी वजह से अगर हीट इंक्रीज होती है तो वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा, अगर हीट डिक्रीज हो रही है तो वाटर अपनी हीट दे देगा। हुसैन बात फैक्ट पकड़ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? जी सर। जी सर। तो इसकी वजह से जो आपका इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसोथर्मल है, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। चला जी, बात पकड़ में आ गई? यस सर। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि आप आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। आप अगर टेम्परेचर ही नहीं बदलेंगे तो जो डेल्टा T है वो जीरो हो जाएगा। हुसैन जी की बात सही है? हाँ सर। ओके।
बार बार आपको समझाता रहूंगा, ये चारों जो लॉज हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही निकाले जाएंगे। आइडियल गैस की बात हो रही है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा और जो आपका प्रोसेस हो रहा है वो बंद बक्से के अंदर हो रहा है, बॉक्स बंद है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होने वाले, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जो पीवी है वो कांस्टेंट है। दोस्तों बात नहीं समझ आए? हाँ सर। तो समझ गए। अब जो वर्क डन है वो पीडीवी है, हुसैन जी ठीक है। यस सर। पी की वैल्यू यहां से निकाल के आपने क्या डाल दी, सम कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों, एनआरटी डाल दो, एनआरटी अपॉन वी डीवी। हुसैन जी समझ नहीं आया? यस सर समझा। ये मैंने यहाँ डाल दिया यार, यहाँ डाल दिया। अब एनआरटी कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, ये डीवी बाय वी आ गया। हुसैन नहीं समझ में आया? यस सर यस। अब यार ऐसा है, क्योंकि शायद आपने इंटीग्रेशन अभी नहीं की है तो अभी ये नहीं समझ आएगा, बट जब भी इंटीग्रेशन समझ आए हमेशा आपको खुद से समझ आ जाएगा। ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, इसको लिखा जाता है एनआरटी लॉग वी फ्रॉम वी आई टू वी एफ। तो ये इक्वल हो जाएगा एनआरटी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ जरा समझिए, आपने इंटीग्रेशन नहीं की है तो ये वाले दो स्टेप्स आपको नहीं समझ आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये जो फॉर्मूला है इसको रट लीजिए, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये और ये दोनों समझ आ जाएगा। हुसैन मेरी बात पकड़ में आई नहीं आई? जी सर समझा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा एक बात बताओ जरा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें वर्क डन कितना होगा, तो आपने बोलना है अंकल जी जो वर्क डन होगा वो होगा एनआरटी लॉग वी एफ बाई वी आई। मेरी बात नहीं समझा? यस सर समझा। समझ गए। आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, हुसैन नहीं समझ में आया? समझ आ गया सर। तो रोना मत शुरू कर देना, हाय हाय मुझे इंटीग्रेशन नहीं आती, अब मैं क्या करूं। कोई जरूरत नहीं इंटीग्रेशन की, क्योंकि आपसे रिजल्ट ही पूछा जा रहा है, ये फाइनल रिजल्ट आपसे पूछा जा रहा है। और आप मैथ्स वाले तो एनीवे जब इंटीग्रेशन करोगे तो वापस आके देख लेना इसको, जब भी 2-3 महीने बाद जब भी करोगे तो ये याद रख लेना। अब ये जो है ये वर्क डन है। अब आपका जो फर्स्ट लॉ है वो है डब्ल्यू यू प्लस डब्ल्यू, आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू आपने 0 कर दिया, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू कर दिया, तो जो Q है W आपने क्या निकाल लिया, NRT, ये नेचुरल लॉग VF बाई VI। नहीं समझ में आया दोस्तों? समझा सर। तो समझ आया। ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स है। दोस्तों कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। ये V है, यहाँ पर आप V का जो फॉर्मूला है वो है NRT बाई P। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करोगे, मैं उस रास्ते पे नहीं जा रहा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करोगे तो यहाँ पर V ये भी डाल सकते हो। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। समझा सर। ट्राई कीजिए करने की, नहीं समझ आएगा मैं आपको बता दूंगा। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे निकल जाएगा। मतलब पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यहाँ पर आपको सिर्फ टेम्परेचर नंबर नजर आ रहा है और वॉल्यूम नजर आ रहा है, बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना चाहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिखा जा सकता है। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो समझ आया। ट्राई करना, नहीं निकलेगा मैं निकाल दूंगा यार, थोड़ा हाथ पैर मारना। तो बेसिकली आइसोथर्मल ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ये प्रेशर लाइन है, ये वॉल्यूम लाइन है, लास्ट लेक्चर में डिटेल में बात हुई है, ये आइसोथर्मल लाइन है। हुसैन जी को डाउट है?
समझा सर। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। पीवी कांस्टेंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऐसे बन जाता है, जो वर्क है वो ऐसा है। और ये जो है यार, ये स्लो चेंज होती है, स्लोली किया जाता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? यस समझ सर। गया। अब उसका भी लॉजिक समझ लीजिए, स्लोली करने का फायदा क्या होता है। ये आपने वाटर बाथ में इसको डाल के रखा हुआ है, ये सारा वाटर बाथ है। आपका प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। अगर आपने सडन चेंज की तो आपका जो अंदर का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ आया सर। अगर आप इसको स्लो कर रहे हो, क्योंकि वाटर बाथ है, तो जो हीट है वो एक्सचेंज होती रहेगी, इस वजह से जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। चलो जी, नहीं समझ में आया? तो समझ गया। ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की अभी, मैं एक बार आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे अंकल जी पता नहीं कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ ले जाते हैं। ये आइसोथर्मल है यहाँ, ये जो हमने किया बिल्कुल डब्ल्यू, ये देखिए वी एफ वी आई, ये सब तामझाम जो भी है सारा का सारा आपकी किताब के हिसाब से। ध्यान समझ आया? समझा सर। शायद इन्होंने यहाँ पर, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा है, शो दैट द आइसोथर्मल वर्क में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एट एनआरटी लॉग पीआई बाय पीएफ। मेरी बात समझ आई दोस्तों? यस यस समझ गया। तो मैं आपको यहाँ बोल रहा था ना कि आप ये वी एफ बाय वी आई है, आप जब उसमें आइडियल गैस इक्वेशन डालेंगे तो आप ये इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डालने की कोशिश कीजिए। नहीं डालेंगे, नहीं हो पा रहा तो मुझे बताइए, मैं करवा दूंगा। छोटा सा न्यूमेरिकल, जैन जी बोलिए। 0.5 mole of gas at temperature 300 Kelvin expands isothermally from an initial volume of 2 liters to final volume of 6.6 liters. What is the work done by the gas? Take R as 8.31 joules per kilomole. हाँ जी, समझ नहीं आया? समझा सर। सर इसमें हम लोग को वर्क डन में एनआरटी सब्स्टिट्यूट करना है। एनआरटी बड़ा सिंपल है, 0.5 मोल है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, 0.5 मोल है, ये नहीं चेंज होने वाला। अब टेम्परेचर जो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो आइसोथर्मली चल रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है, 6 लीटर हो गया, तो ये मेरा वी आई है, ये मेरा वी एफ है। मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन का ये मेरे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें वी एफ वी आई की वैल्यू मैंने डाली, तो ये मेरा निकल गया। नहीं समझ आया? समझा सर। और जो क्यू है वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये आप चेंज नहीं कर रहे। तो जितना आपने हीट सप्लाई किया उतना सिस्टम ने वर्क कर दिया। सिराज जी समझ आया नहीं आया? समझ आ गया। तो बेसिकली आपको एक छोटा सा टेबल बना लेना है इसकी। ये मैंने आपको करके दिया, यहाँ पर आप करेंगे वो आप वैल्यू निकाल लेंगे। सर को डाउट? नहीं नो सर। सर। नेक्स्ट देख लीजिए, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक है तो जो वॉल्यूम है वो नहीं चेंज होने वाला। अगर आप पीवी डायग्राम में देखेंगे, पीवी डायग्राम में देखेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी। उसे नहीं समझ में आया? समझ आ गया सर। वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होने वाला। क्यू जो है वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, वर्क जीरो होगा। तो जो क्यू है वो डेल्टा यू होगा। उसे समझ नहीं आया? यस सर। यस। तो आप जितनी हीट डालेंगे उससे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। नहीं समझ में आया? हाँ सर। समझ आ। अरे यार, बड़ी डिटेल में बात हुई है। पिस्टन है, पिस्टन हिल नहीं सकता। पिस्टन क्यों नहीं हिल सकता? क्योंकि आपने यहाँ से वेल्ड कर दिया था इसको, यहाँ से वेल्ड कर दिया था। अब आप जितना उसको हीट करेंगे, जितना उसको हीट करेंगे, वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी ना। उसे नहीं समझ में आया? यस सर। तो आपने इसको वेल्ड किया हुआ है, आप चेंज ही नहीं कर रहे, वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर रहे।
जब वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे तो जो वर्क डन है वो जीरो होगा। आप जितना उसको गर्म करेंगे वो हीट उसमें चलती रहेगी। अगर आपको याद होगा हमने प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल लिया था जिसमें आप सीटी को आपने वेल्ड किया हुआ है, नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो समझ आ गया। आपने सीटी को वेल्ड कर दिया, यहाँ पर जो विसल है उसको वेल्ड कर दिया। अब वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, उसको ज्यादा तंग करोगे वो फट जाएगा। नहीं समझ में आया? समझा तो सर। समझ आ तो इसमें सरेआम वर्क डन जीरो हो जाता है। इसमें एक रिजल्ट निकलता है बड़ा खूबसूरत, जो कि हमेशा याद रखिए, इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट निकलता है जो बार बार यूज होता है। देखिए अब जो हीट आप डाल रहे हैं वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में आएगा। हीट का एक पुराना फॉर्मूला जो है वो है एम सी डेल्टा टी। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट डाल रहे हैं तो ये जो सी होगा वो सी वी होगा। नहीं समझ में आया? तो समझ आ समझा। हुसैन बात पकड़ में नहीं आई समझा सर। क्या? दो तरह की सी है ना आपके पास, एक सी पी है, एक सी वी है। डिटेल में बात हुई है कि जो सी पी होता है वो सी वी से बड़ा होता है। हाँ सर। तो इस केस में ये वाला जो आप जो हीट डाल रहे हो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल रहे हो, तो ये वाला जो सी होगा वो ये सी वी होगा। नहीं समझ में आया? तो यस समझ सर। आ और सिर्फ एक बात याद रखिए, मैं गलती करूंगा आपने नहीं गलती करनी, क्योंकि मैं वो पुरानी अपनी आदत के हिसाब से लिख रहा हूँ। क्यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। यहाँ मुझे एम नहीं लिखना चाहिए, यहाँ मुझे एन लिखना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो समझ आ ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये चेंज इन टेम्परेचर। बात पकड़ में आई नहीं है? यस सर। तो इससे एक बड़ा सुंदर रिजल्ट जो निकलता है वो रिजल्ट ये निकलता है कि जो हीट है वो किसके इक्वल है, एन सी वी डेल्टा टी के। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो समझ आ और ये इक्वल है डेल्टा यू के। तो आप लिख सकते हैं कि जो डेल्टा यू है वो किसके इक्वल है, एन सी वी डेल्टा टी के। नहीं समझ में आया? तो समझ आ एक मेरे लिए फेवर कीजिए, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं नेक्स्ट रिजल्ट में इसको यूज करने वाला हूँ। इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट रिजल्ट में जब यूज करूंगा आप बोलोगे अरे ये कहाँ से आ गया। इसको नोट ही कर लीजिए। यस सर। कर लिया सर। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, यही फॉर्मूला आपको ये भी बता देता है कि अगर डेल्टा टी जीरो है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होगी। नहीं समझ में आया मेरी? समझा तो सर। समझ आई। याद रखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब कई बार क्या होगा, अगर आप कहीं आपने देखा ना डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी ऐसे करके लिखा हुआ है, कभी किताब में देखा, तो बेसिकली वो उस केस में मोलर एक मोल की बात कर रहा होगा। नहीं समझ में आया? तो समझ आ हुसैन बात पकड़ में नहीं है? यस सर। और एक बात और सुन लीजिए, कई बार आप थोड़ी अच्छी एडवांस बुक पढ़ेंगे तो उसको वो लिख देता है सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। ये सब नोट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि अगर आप कोई इधर उधर कोई एडवांस किताब पकड़ी तो वो ऐसे लिख देते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज। जन आप क्योंकि आर्किटेक्चर करने वाले हैं तो आप आगे इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स नहीं करने वाले। जैसे हमारे मिस्टर अब्बास आते थे तो मिस्टर अब्बास जो है वो ये वाला फॉर्मूला आगे लेके जाते हैं इंजीनियरिंग में, तो थर्मोडायनेमिक्स का पूरा एक सेमेस्टर करते हैं। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यही कहीं ना कहीं फंडे आप केमिस्ट्री में यूज करेंगे। तो फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी इसको समझ लीजिए। राजी समझा? यस सर। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी इसको समझ लीजिए, फंडे सही नहीं है। नोट हो गया तो मुझे बता दीजिए। कर लिया नोट।
Yes, sir. नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो करेंगे आइसोबारिक। आइसोबारिक में ये जो आपने रिजल्ट देखा अभी, ये मैं बीच में यूज करूंगा, सो डोंट बी शॉक्ड। और आपकी बुक में ये कहाँ पर है? ये आइसो, आपकी बुक में आइसोबारिक पहले यूज किया हुआ है, आइसोकोरिक बाद में किया है। हुसैन समझ आया? Yes, sir. और मैं आपको आइसोकोरिक इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये मुझे आइसोबारिक में चाहिए होगा। तो आइसोबारिक जो है वो है ये। तो ये आ गया आप आइसोबारिक में। अब आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, याद रखिए प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर जीरो नहीं है। डेल्टा पी जीरो है, पी जीरो नहीं है। हुसैन बात पकड़ में आई? जी सर। उसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि वर्क डन जो है वो मक्खन की तरह पी बाहर निकल गया और ये डीवी आ गया, और ये चेंज इन वॉल्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा? पी वी एफ माइनस वी आई। हुसैन बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा पी जीरो है, डेल्टा टी तो जीरो नहीं है। तो ये जो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ Q जो है वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आ गया। हुसैन बात पकड़ में नहीं आई? समझ आ गया सर। वर्क डन का पहला फॉर्मूला आपने निकाल दिया। अब यहाँ थोड़ी सी मैनिपुलेशन होगी, जरा आराम से देखिए, कंफ्यूजन होगी तो मुझे बताइए। देखिए ये फॉर्मूला आपने निकाल लिया, ये फॉर्मूला आपके पास है आइडियल गैस लॉ, पी वी इक्वल टू एनआरटी। स्टेट वन में पी वी आई इज इक्वल टू एनआरटी आया, और स्टेट टू में पी वी एफ इज इक्वल टू एनआरटी एफ। नहीं समझ में आया? समझ आया। हुसैन समझ गया? समझा सर। हुसैन ये स्टेट वन है, ये स्टेट टू है। पहले तो याद रखो कि नंबर ऑफ मोल सेम होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। आइसोबारिक है तो प्रेशर भी सेम होने वाला है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो वी आई है, यहाँ जो वॉल्यूम है वो वी एफ है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो टी आई है, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो टी एफ है। हुसैन बात पकड़ में? समझा सर। तो इसलिए आप देखेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो दोनों में सेम है, जो प्रेशर है वो भी दोनों में सेम है। वी आई जो है वो वी एफ बन रहा है, और जो टी आई है वो टी एफ बन रहा है। दोस्तों बात क्लियर? यस सर। यस सर। और मैं ये सब तामझाम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं पीवीएफ पीवीआई को एनआरटीएफ एनआरटीआई लिखना चाहता हूँ। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। हुसैन तकलीफ है? नो सर, नो सर। फिर से वही बात जो मैंने अभी आपको बोला था कि मैं तो ये उठा के यहाँ लिख दूंगा कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सीवी डेल्टा टी के इक्वल होता है। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। एक्चुअली यहाँ छोटी सी गलती है, यहाँ पर मुझे एन लिखना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स भी साथ में लिखना चाहिए। हुसैन समझ आया? यस सर। एन सी वी डेल्टा टी। तो हुआ क्या कि मेरा जो Q है वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है। अब देखिए बात समझिए,
डेल्टा यू आपने लिख दिया सी वी डेल्टा टी एन, और वर्क आपने लिख दिया एन आर डेल्टा टी। कोई बात पकड़ में आई नहीं आई? सर समझ गए। यस सर, यस सर, समझ आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? समझ आ रहा समझ है। आ रहा है। हाँ, वो हाथी का बंदर और बंदर का गधा और गधे का घोड़ा बन रहा है। थोड़ा सा जरूरत पड़े तो एक बार दोबारा देख लीजिए। तो अब देखिए, यहां तक आपका रिजल्ट आ गया। Q इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी है प्लस एन आर डेल्टा टी। तो आपको सडनली याद आया कि यार ये तो जो प्रोसेस चल रहा है ये तो कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट ऐड करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है एन सी पी डेल्टा टी। नहीं समझ में आया? यस सर, सर समझ आ। तो ये वाली जो Q है उसको मैं सी पी डेल्टा टी लिख सकता हूँ। नहीं समझ में आया? सर समझ आ। तो यहाँ से आपने जब पूरा काटा छाटी की तो आपने रिजल्ट निकाल लिया सी पी माइनस सी पी इज इक्वल टू आर। मुझे समझ नहीं आया? यस सर, ये है आपका रिजल्ट जो KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें था, बट हमने स्किप कर दिया था। नहीं समझ में आया? हाँ सर, सर समझ आ। शायद आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हमने स्किप कर दिया था, क्योंकि ऐसे हम जब किस रास्ते से आते हैं तो ये रिजल्ट की डेरिवेशन बड़ी आसान हो जाती है। और यही समझ लीजिए कि CP अपॉन CV जो है वो गैमा के इक्वल होता है, जो हम आगे यूज करने वाले हैं। नहीं समझ में आया? जी सर, सर समझ आ। यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, गधे का घोड़ा और घोड़े का गधा और ये सब, गधे का बंदर और ये सब कंफ्यूजन हो जाती है। आप अपने हाथ से जब तक नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा। और एक दो बार तो आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा, फिर मतलब देख के करना पड़ेगा, उसके बाद बिना देखे भी आपको करना पड़ेगा। सर कोई डाउट? नो सर। नो सर, ये आपकी बुक ने की है, ये आपकी बुक ने की है, जो आपकी बुक ने की है वही मैं आपके लिए पेश किया है। देखिए, ये P डेल्टा V है, ये NRTF माइनस TI है, ये उसने Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T किया, ये उसने डेल्टा U में CV की वैल्यू डाल दी, W में ये वैल्यू डाल दी, और फिर उसने Q में NCP डेल्टा T डाल के आपको डिराइव करके दे दिया CP माइनस CV इज इक्वल टू R। मुझे बात पकड़ में है? हाँ सर, राजी कोई डाउट है? नो सर। तो देखिए, आइसोथर्मल हो गया हमारा, आइसोकोरिक हो गया, ये आइसोबारिक हो गया। आइसोबारिक में हमने ये डेरिवेशन कर ली, हमने ये भी बोल दिया कि जो गैमा है वो CP बाय CP होता है। मुझे नहीं आता? कोई डाउट है आपको? नो सर, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक में पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि बीच में कोई चिल्लम चिल्ली ना हो, कि एडियाबैटिक में एक इक्वेशन आपकी बुक वाले ने बोला है कि इसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, इस पे ज्यादा डिस्कशन मत करो। ये देखो, देख रहे हैं? फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस वी हैव PV gamma इज इक्वल टू कांस्टेंट। हुसैन समझ आ? यस सर, और जो गैमा है वो CP बाय CV है, और जो गैमा उसको बोला जाता है एडियाबैटिक रेशियो। सर बात क्लियर? हाँ सर, यस सर। तो ये जो है दोस्तों, ये जो PV गैमा है ये गिवन है। और मैं आपको जो बता रहा था
वो ये बता रहा था ओह 4.6 क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन देख लीजिए। 1 मोल ऑफ गैस है, आइडियल गैस है, मूवेबल फ्रिक्शनलेस, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, एक्सपेंडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो उसको समझ आया? Yes, sir. ये आपने सॉल्यूशन निकालना है। ये सॉल्यूशन अगर आपको नहीं समझ आया तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी आपको नजर आ जाएगा। सर को डाउट है यहाँ? नहीं सर, समझ No, sir. एक बात और यार समझ लो, दिमाग में कंफ्यूजन मत रखो। ये जो इक्वेशन है पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये है सिर्फ एडियाबैटिक के लिए। नहीं समझ में आया? समझ आया। Yes, बट sir. ये जो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वो तो हमारे साथ चलती रहेगी। उसमें कोई भी प्रोसेस है आप उसमें लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ सर। आइडियल गैस इक्वेशन तो पोल स्टार की तरह हमारे साथ चलती रहेगी। बट ये इक्वेशन जो है ये आपने लगानी है सिर्फ एडियाबैटिक के लिए। राजी कोई डाउट तो नहीं रहा? नो सर, समझ आ गया। अब एडियाबैटिक है यार, हीट एक्सचेंज कुछ नहीं होगी, हीट एक्सचेंज कुछ नहीं होगी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि आपने यूं कोई आइसोलेटेड जिसमें कोई हीट एक्सचेंज करने का कोई जुगाड़ ना हो, ये याद रखिए हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे हो सकता है। डाउट? नहीं सर, समझ आ गया। तो फिर से वही हमारा फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, हीट एक्सचेंज तो जीरो कर दी, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में चीख चीख के यही बात चल रही थी कि अगर आप डाइट पे हैं तो आप कुछ एनर्जी नहीं ले रहे। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। बाहर से कोई एनर्जी नहीं ले रहे। तो आप जितना भी काम करेंगे, जितना भी आप काम करेंगे, वो सारा का सारा किससे होगा? आपकी इंटरनल एनर्जी से। नहीं समझ में आया? यस सर। समझ आ। तो एडियाबैटिक जब भी भूल जाए तो याद रखिए इसके अंदर DIT डाइट छुपा हुआ है। नहीं समझ में आया? हाँ सर। समझ आ। एडियाबैटिक डाइट की इक्वेशन है, एडियाबैटिक डाइट की इक्वेशन है, Q0 होगा। तो जो भी वर्क करोगे आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और यही आप चाहते हैं। सिराजी ठीक कह रहा हूं? यस सर। यही आप चाहते हैं। तो फिर से थोड़ा सा मैथ्स घबराने की जरूरत नहीं है। वही पुरानी इक्वेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। बात समझ आई? हाँ सर। यस मैं सर। आपको मैं आपको यही चीज बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यार याद रखना, जैसे अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो इसमें उसने n इज इक्वल टू 1 मोल लिया हुआ है। ये गलत इक्वेशन नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ आ। हुसैन कंफ्यूजन है? नहीं सर, समझ आ गया। अरे आपने किया ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू हाँ इज इक्वल टू n सी वी डेल्टा टी। तो अगर उसने ये लिखा हुआ है तो बेसिकली n इज इक्वल टू 1 मोल को कंसिडर करता है। यस सर। तो वही वर्क डन की इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होने वाली। अच्छा हाँ, जैसे हम अभी एक बात जो कर रहे थे, अभी जो बात कर रहे थे वो फिर से देखिए क्या चेंज होता है क्या नहीं चेंज होता।
पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक के लिए, बट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये तो एवरीवेयर ओके है। उसी तरह W इज इक्वल टू पीडीवी, एवरीवेयर ओके, नहीं समझ में आया। समझ, बट अगर आपने लिखा है W इज इक्वल टू पीडीवी, उसका मतलब क्या हुआ कि ये आइसोबारिक है। हुसैन बात पकड़ में आई नहीं आई? जी सर समझा। तो याद रखिए ये एडियाबैटिक इक्वेशन, ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, बट ये जो इक्वेशन है, ऐसी जो इक्वेशन है वो हर जगह लगने को तैयार है, क्योंकि वो तो वर्क इज इक्वल टू पीडीवी, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन ही है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आइडियल गैस लॉ है। जरा बात पकड़ पा रहे हैं? यस सर, अगर आप बात पकड़ पा रहे हैं तो अब जैसे आप बोल रहे हैं Q इज इक्वल टू CV डेल्टा T, अब ये जो प्रोसेस हो रहा है इज इक्वल टू डेल्टा U, अब ये जो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T है, ये आप हर जगह लगा सकते हैं, नहीं समझ में आया? समझ, हुसैन बात पकड़ में नहीं आई? समझा समझा सर। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू CV डेल्टा T आपकी एवरीवेयर ओके टाइप ऑफ इक्वेशन, जो कि आपको सिर्फ ये बोल रही है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पे और CV पे। सर बात क्लियर है? आगे चलो, यस सर, हुसैन जी आगे चलो। जी सर। वही मैं आपको बता रहा हूँ, काफी कंडेंस्ड, 1 घंटे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही। ओके, तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, गड़बड़ मतलब मैथमेटिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये C अपॉन, इसकी शुरू हो जाती है इंटीग्रेशन, C बेसिकली यार ये C, ओके एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद थोड़ा मैथ शुरू हो जाता है। वो मैथ अगर आपको समझ आता है हो जाए तो ठीक है, नहीं समझ आता भाड़ में जाए, आप यस डायरेक्ट यहाँ पर जो रिलेशन है इस पे जंप मार दीजिए। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि भाड़ में जाए क्योंकि आपने इंटीग्रेशन की नहीं है और मिस्टर चिराग जो है वो मेडिकल वाले हैं। बट जब भी आप इंटीग्रेशन करें हो जाए तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी आपकी इंटीग्रेशन फिनिश हो जाए तो आप इसको देखना, फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा वो ये 2 रिजल्ट निकलेंगे जो कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा। चिराग जी बात नहीं समझ आ रही? बिल्कुल डाला है, ये हमने जो निकाला है वो वर्क डन निकाला है, समझ आया? हाँ यस सर। क्योंकि इक्वेशन इतनी बड़ी हो गई है कि याद ही नहीं रहता कि निकाल कर रहे हो आप। तो ये याद रखिए कि ये हमने यहाँ से शुरू किया था, सॉरी यहाँ से शुरू किया था W। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है उसकी ये 2 इक्वेशन है। दोस्तों कोई डाउट तो नहीं है? यस सर समझा। यस, इनमें फर्क क्या है? ये PV यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम दोनों है, और ये जो है यहाँ सिर्फ टेम्परेचर है। नहीं समझ में आया? समझ आ, क्योंकि ये आपका मोल बैठा हुआ है यहाँ पर। वेरी गुड डाउट। नहीं सर कोई डाउट। अब देखिए जो मैं आपको यहाँ बता रहा था,
एडियाबैटिक के जो मैं यहाँ बता रहा था, देखिए पी रेस ओवर गामा कांस्टेंट, ये एक एडियाबैटिक की इक्वेशन है। और इससे जो हम लेक्चर के शुरू में बात कर रहे थे, ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर मैं ये वैल्यूज डालूं तो मैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन डिराइव कर सकता हूँ। हुसैन बात पकड़ में? हाँ सर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नहीं सर, समझ। थोड़ा साफ सफाई करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एडियाबैटिक में ना थोड़ी इक्वेशंस देखने में डर लगता है, तो मैं इसलिए थोड़ा क्लियरली आपको बता देता हूँ। देखिए, एक इक्वेशन है पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन में अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लूं तो मैं एक रिजल्ट ये निकाल सकता हूँ, दूसरा रिजल्ट ये निकाल सकता हूँ। मेरी बात में समझ आ गई? यस सर। और Yes, sir. एडियाबैटिक में दूसरी जो दो इक्वेशंस है वो किसकी इक्वेशंस है? वो वर्क डन की इक्वेशंस है। नहीं समझ में आया? सर ये समझ जो दो इक्वेशन है ये वर्क डन की। एक जो इक्वेशन है वो है वर्क डन पीवी के हिसाब से, दूसरी जो इक्वेशन है वो है वर्क डन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? तो समझ रहा। जब इतनी चीजें समझ चुके हैं तो एक बार थोड़ा सा और याद रख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस भी उसके दिखा दूंगा। एडियाबैटिक जो प्रोसेसेस है, ये देखिए, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि बात दिमाग में फिट हो जाए। एडियाबैटिक की इक्वेशन ऑफ स्टेट ये है, बट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अभी भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू इज इक्वल टू जीरो है, हीट एक्सचेंज जीरो है। जितना भी वर्क होगा सारा का सारा इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे होगा। टेम्परेचर चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी तो टेम्परेचर भी चेंज करेगा। वर्क की ये डेफिनेशन है, सॉरी वर्क की ये डेरिवेशंस है जो कि हमने इंटीग्रेशन नहीं आती तो स्किप किया। एक चीज याद रखिए, समझ लीजिए जैसा आपको अच्छा लगता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का एक सबसे सिंपल एग्जांपल क्या दिया जाता है? चरा सर आइस बॉक्स। सॉरी सर आइस बॉक्स एडियाबैटिक। ओके, आइस बॉक्स हीट एक्सचेंज जो है वो जीरो। एक और इसका बड़ा फेमस एग्जांपल, मतलब आप ये मान लीजिए कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू का जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो दिया जाता है वो दिया जाता है बस्टिंग ऑफ अ टायर ट्यूब। मेरी बात समझ आ रही है सर? हाँ सर। देखिए, पंचर हुआ और सडनली टायर फटता है, या आपने वॉल्व सडनली खोल दिया, तो व्हेन एयर रशेज आउट it expands, and because the process is sudden, इसकी वजह से सडन प्रोसेस होने की वजह से जो सडन वर्क करने की वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्यूब है वो हल्की सी कूल हो जाती है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? यस सर, समझा। एडियाबैटिक में बहुत बार ये आपको नजर आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन एडियाबैटिक चेंज इज अ सडन चेंज। ड्यूरिंग अ सडन चेंज द सिस्टम डज नॉट फाइंड एनी टाइम टू एक्सचेंज हीट विद इट्स एनवायरनमेंट। नहीं समझ में आया? समझा सर। अगर अभी भी डाउट है तो उसको कंपेयर कीजिए कि आपके जो ट्यूब पंचर जब हुआ तो पंचर बहुत छोटा था, पंचर छोटा था मतलब जो एक्सपेंशन हो रही है वो स्लो हो रही है। जब वो स्लो होगी तो वो प्रोसेस बन जाता है आइसोथर्मल। नहीं समझ में आया?
समझा सर। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है यार, इसके जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स है ना, आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। इसका मैं एक टिपिकल सा आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूँ तो आपको और अच्छा समझ आएगा। देखिए, अच्छा मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, इसमें जो मटेरियल आप जो स्किप कर सकते हैं, हाँ, ये पीवी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये यहाँ पर मैंने डेरिवेशन की है टी गामा P1 माइनस आई गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये डेरिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। ज़हन समझ आया? यस सर, समझा। अरे घबराओ मत, ये रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, घबराओ मत, ठीक है। इसके बाद जो रिजल्ट मैंने डिराइव किया है, फिर से आप स्किप कर सकते हैं, वो ये है टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट जो है वो लिखा हुआ है यहाँ टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो आज बात समझ में आई? यस सर। आपको सिर्फ रिजल्ट क्रैम करने हैं, आपको डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। आप देखना चाहते हैं, आपको वर्किंग मिल जाएगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, डेरिवेशन ऑफ पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ आइडियाबैटिक प्रोसेस, इसकी डेरिवेशन भी मिल जाएगी। आप उत्सुक हैं, मरे जा रहे हैं कि सर मुझे तो बताओ, तो इसकी भी डेरिवेशन मिल जाएगी, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको स्किप करना चाहते हैं, पूरा स्किप कर लीजिए। जो पता की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। देखिए, इसके सारे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, a tire pumped to a pressure of 6 atmosphere suddenly bursts। जब सडनली बर्स्ट है तो वो प्रोसेस हमेशा एडियाबैटिक होगा। उसे समझ नहीं आया? समझा सर, समझा। रूम टेम्परेचर इतना, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ एस्केपिंग एयर। नहीं समझ में आया? चिराग जी समझ गया? समझ आ रहा है। नहीं समझ आया, गोली मारो। आप ये देखो, आंसर देखो, हुसैन क्या समझ आया? सर के कूल हो गया, मतलब। जो एयर है, जो एस्केपिंग एयर है, वो कूल होगी। क्यों? क्योंकि ये सडन एडियाबैटिक प्रोसेस है। चिराग जी समझ नहीं आया? तो समझ आ गया। इसको कंपेयर कीजिए इससे। 200 centimeter cube of gas is compressed at atmospheric pressure. Find the resultant pressure change if the change is slow, if it is sudden। जब सडन होगी तो एडियाबैटिक होगी, जब स्लो होगी तो आइसोथर्मल होगी। हुसैन जी बात पढ़ में नहीं आ रही? यस सर, समझा। तो कंफ्यूज हो गए तो नेक्स्ट टाइम मैं न्यूमेरिकल आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी आज शाम तक। आप सिर्फ सैटरडे संडे लगा के जो कर सकते हैं वो सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए कि एक तो पूरा लेक्चर फिर से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सिर्फ 4 न्यूमेरिकल कर लीजिए। जो 4 न्यूमेरिकल हैं वो यहाँ पर मैंने सॉल्व किए हैं, और वो जो 4 न्यूमेरिकल हैं वो इसी फाइल के ये क्वेश्चन 1 है, इसमें तो लिखा हुआ है कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। सेकंड क्वेश्चन ये है, सडन कंप्रेस तो एडियाबैटिक होगा, सडन बर्स्ट तो एडियाबैटिक होगा। एक स्लो है, एक सडन है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, दूसरा जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस। सिर्फ एक काम कर लीजिए, फिर से पूरा लेक्चर देख लीजिए, ये 4 जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लीजिए। अगर ये 4 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते तो चारों के नीचे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। बस ये मंडे तक कर लीजिए। हुसैन जी बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझा। तो ये सर 1 घंटे का ट्रिप था, जिसमें व्हाट आई सजेस्ट इज, क्योंकि आप पहली बार ये सब तामझाम देख रहे हैं,
व्हाट आई सजेस्ट इज आप ऐसा एक टेबल बना सकते हैं जिसमें यहाँ अपने आइसोथर्मल लिखा हो, यहाँ कोरिक लिखा हो, यहाँ बारिक लिखा हो, या एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा हो, और उसमें जो जो फील्ड्स आप डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल Q, डेल्टा U, W, अगर W है तो W का फॉर्मूला क्या है, ये ऐसे आप इसको पॉपुलेट कर सकते हैं। Yes, sir. ओके, कंडीशन बहुत ज़्यादा है, डेरिवेशन बहुत है, बीच में कई बार मैथ्स थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उस केस में आपको स्किप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एडियाबैटिक में वर्क डन का जो मैथ्स है वो आप स्किप कर सकते हैं, आप फाइनल रिजल्ट पे आ सकते हैं। फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये फाइनल रिजल्ट को आप कर सकते हैं। फिर फाइनल रिजल्ट के बेसिस पे आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये भी आप ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल 4.7 ये भी सॉल्व। चला जी समझ। Yes, sir. ओके।